शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ट्रेनीज़, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, पेपर मेकिंग एंड एग्ज़ाम अटेम्पटेशन। मैं अपने टॉपिक पर रोशनी डालने से पहले आप लोगों के साथ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी ही प्यारी हकायत शेयर करना चाहूँगी, जिसका उन्वान है कि जिसका काम उसी को साजे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स अशोबे चश्म में मुब्तला हो गया। इलाज के लिए सलवतरी के पास गया। सलवतरी उस शख्स को कहा जाता है जो जानवरों का इलाज करता है। उसने वही दवा जो जानवरों की आंखों में लगाता था, इसकी आंखों में लगा दी। इस दवा से अशोबे चश्म क्या ठीक होना था, बेचारा अंधा हो गया और सलवतरी से झगड़ने लगा। यहाँ तक कि मामला अदालत में पहुँचा। काजी ने फ़ैसला दिया कि सलवतरी पर कोई तावान नहीं। अगर ये शख्स गधा न होता तो सलवतरी के पास क्यों जाता। दानाओं के नज़दीक ये कम अक्ली की बात है कि ऐसे काम को किसी ना तजर्बाकार आदमी के सुपुर्द किया जाए, जिसके लिए तजर्बा और महारत फ़न लाजम हो। डियर ट्रेनीज़, आपने शेख सादी की इस हकायत से जो है सीखा कि कोई भी काम जिसको करने के लिए हमारे पास मुनासिब तजर्बा और महारत ना हो तो उसमें हमेशा बिगाड़ पैदा होता है। बहैसियत उस्ताद हमारी अवलीन ज़रूरत है कि हमें जो है बच्चों की एवेल्यूशन के लिए पेपर का जो मेयार है उससे हमारी वाकफ़ियत हो, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हों, और उसके साथ साथ हम तलबा को ये भी मुनासिब रहनुमाई दे सकें कि जो पेपर उसके सामने आया है उसको उसने अटैम्प्ट कैसे करना है। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम बज़ाते ख़ुद उस फ़न पर हमें अबूर हासिल होगा। आज के इस लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको मेयारी पेपर बनाने के तमाम क़वानीन से आगाह कर सकूं और पेपर अटेम्पटेशन के बारे में हमारे तलबा को किन की रूल से वाकिफ़ होना चाहिए, उन पर रोशनी डाल सकूं। हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम्स या एवेल्यूशन उस पर बात करेंगे कि पेपर लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों एवेल्यूशन स्टूडेंट की ज़रूरी है। तो यहाँ 3 मेजर पर्पज़ इसके हैं। पहला पर्पज़, प्रोवाइड फॉर्मेटिव एवेल्यूशन ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस टू असेस द आउटकम ऑफ लर्निंग। सेकंड वन, हेल्प एंड मोटिवेट द स्टूडेंट टू मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव। नंबर 3 पे है सर्टिफाई एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि पहला पर्पज़ फॉर्मेटिव एवेल्यूशन है। फॉर्मेटिव एवेल्यूशन से मुराद कि सिखाते वक्त हम साथ साथ जजमेंट करते हैं कि जो चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं क्या हमारे बच्चे उन पर बच्चों की ग्रिप कितनी हो रही है। सेकंड वन, उन्हें मज़ीद मोटिवेशन मिले। ज़ाहिर बात है जो बच्चा जैसे जैसे मार्क्स गेन करता है, हाई अचीवर को मज़ीद हाई से हाई अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलती है, और जो लो अचीवर्स होते हैं वो अपने हाई अचीवर्स को कम्पीट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। थर्ड वन, कि हमने उस क्लास के एंड पे बच्चे को पास या फेल का सर्टिफिकेट देना होता है, सो उसके लिए ये एवेल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड वन, ऑब्जेक्टिव, यानी जो एवेल्यूशन है या एग्ज़ाम्स का पर्पज़ है वह जस्ट स्टूडेंट्स की हद तक नहीं होता, एक उसका आंसर टीचर्स के साथ भी जुड़ता है कि क्या टीचर्स अपने ऑब्जेक्टिव्स जो उसने इस क्लास के स्टार्ट पे अपने बच्चों के लिए सेट किए थे, या लेक्चर को पढ़ाते वक्त या सेमेस्टर के जो हमारे सेमेस्टर का जो सिलेबस था उसके जो लर्निंग आउटकम टीचर ने सेट किए थे, ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि क्या हम उनको अचीव करने में कामयाब हो सके हैं या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स में जो पहली चीज़ है, टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी जो मेथड्स जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर को समझ आ जाती है एग्ज़ाम्स के बाद कि क्या मेरा बच्चा उन चीज़ों को उसी तरीके से पिक कर पा रहा है कि नहीं। सेकंड वन, टू चेक द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा हमारी बताई गई बात को किस हद तक समझ सके हैं। असेसमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज़ ऑफ स्टूडेंट्स एंड अडॉप्ट सूटेबल रेमेडिएशंस मेजर्स फॉर द सेम, यानी जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ाए हैं उनमें से हमारे बच्चे अभी किन किन एरियाज़ में वीक हैं और उन वीक एरियाज़ को मज़ीद बेहतर करने के लिए हमें किस तरह की प्लानिंग की मज़ीद ज़रूरत है, या हमारी मेथडोलॉजीज़ में किस तरह का चेंज लाने की ज़रूरत है। फोर्थ वन, टू अवार्ड जुडिशियस ग्रेड टू स्टूडेंट्स इन वेरियस कम्पिटेंसीज़,
यानी हमारे तलबा में से कौन सा तालिब इल्म जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, एवरेज कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स जा रहे हैं और लोएस्ट कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो साल के एंड पे हम मुनसिफाना तरीके से उनकी ग्रेडिंग कर सकें और जो अपनी अगली लेवल तक अप्रोच कर पा रहे हैं उन्हें आगे प्रमोट करें, और जो अभी इस लेवल को अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं कर पाए उन्हें डिमोट करके नेक्स्ट सेशन में उनकी मज़ीद इस्लाह की जा सके। अब हम अपने बेसिक टॉपिक्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि टीचर्स के एंड से और स्टूडेंट्स के एंड से पेपर की क्या अहमियत और फ़ायदियत है, उसके क्या पर्पज़ हैं। अब हम पेपर मेकिंग पे बात करेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन पेपर शुड बी वैलिड एंड रिलायबल एंड कंसिस्ट विद द पर्पज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चन पेपर। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर एज़ फॉलो। नीचे दिए गए जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे एक अच्छे पेपर की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहला पर्पज़ ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है उसके पीछे हमारा मकसद क्या है वो हमारे क्वेश्चंस के अंदर नज़र आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कोर्स, हमारे मकासद और मखसूस जो निसाब है उसके अंदर जुड़े हुए जो हमारे मकासद हैं वो वाज़िया होने चाहिए। व्हाट टू असेस, हम असेस क्या करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट की एबिलिटी, स्टूडेंट की स्किल या उसकी कॉम्पिटेंसी। हाउ टू असेस, असेस कैसे करना है, थ्रू मेथडोलॉजी, ओरल पेपर, रिटन टेस्ट या लेबॉरेटरी टेस्ट, यानी बच्चे से कोई एक्सपेरिमेंट करवा के हम उसको जज करना चाह रहे हैं। व्हेन टू असेस, फॉर्मेटिव या समेटिव, यानी हमें कब असेस करना है, उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है या समेटिव असेसमेंट करनी है। यहाँ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में क्या फ़र्क है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट्स होती हैं जो हम ड्यूरिंग द क्लास, यानी टीचर क्लास के दौरान अपने पढ़ाए गए सबक के छोटे छोटे टेस्ट लेती रहती है, जिसको हम वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट या डेली बेस्ड टेस्ट से मंसूब कर सकते हैं। उन टेस्ट में अपने पढ़ाए गए काम को वो साथ साथ देखती हैं, जो कि टीचर के एंड से काम हो रहा होता है अपने बच्चे की परफॉर्मेंसेस को जजमेंट करने के लिए। जबकि समेटिव जो असेसमेंट है वो हेड ऑफिस की तरफ से या आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की सूरत में या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की सूरत में ली जाती है, जहाँ पे बच्चे के सामने उसका फ़ाइनल पेपर आता है और वो होल बुक पे डिपेंड कर रहा होता है। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो शॉर्ट सिलेबस या शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ या समाही या मंथली निसाब के साथ जो है वो ली जाती हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हमारे पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर कितना होगा, शॉर्ट ऐसे कितने होंगे, यानी 2 टाइप का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में हमारे कौन कौन से एरियाज़ होंगे, दैन सब्जेक्टिव में हम पेपर के किन किन एरियाज़ को टच करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पेपर, फैसिलिटीज़ एंड कंडीशंस फॉर टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले बोला है कि पेपर 2 टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चंस को हम पेपर का पार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा सिलेक्शन टाइप्स। दीज आर सिलेक्शंस एंड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी उसमें मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, ऑल्टरनेट रेस्पॉन्स यानी ट्रू या फॉल्स जिसे हम कहते हैं। दीज आर हाईली रिलायबल एसे टू स्कोर एंड कैन प्रोवाइड अ वाइड कवरेज, यानी इसमें आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स भी आ सकती हैं जो आप मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट्स होती हैं। सब्जेक्टिव पेपर में आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर सप्लाई टाइप आइटम्स रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू प्रोवाइड द आंसर इन टर्म्स ऑफ अ वर्ड, कंप्लीट, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स और शॉर्ट पैराग्राफ, यानी जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स जो होते हैं वो 1 वर्ड पे भी होते हैं, 1 सेंटेंस भी होता है या 2-3 लाइंस का स्टेटमेंट भी वहाँ पे दी जा सकती है। थर्ड वन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो हमारा लॉन्ग इंचाइया पेपर होता है वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। दीज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप वेयर द ऐसे क्वेश्चंस आर structured in terms of context and limits of response, or extended response type where the questions are open-ended with extended response. These are essay to prepare and can be used for measuring higher learning outcomes since they require the student to organize
इंटीग्रेट एंड एक्सप्रेस बाय हिमसेल्फ। यानी ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, जिसमें बच्चा अपने व्यूज़, अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन को भी लिखता है और वहाँ हमारी डिमांड होती है कि वो जामिया पैराग्राफ लिखे या ऐसे टाइप उसका क्वेश्चन का आंसर हो, ताकि उसमें हमें समझ आए कि स्टूडेंट की इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मज़ीद क्यूरीज जो थी उसके पास क्या सोल्यूशन उसने सेव किया है। अब हम पेपर को सेट करते वक्त आपसे शेयर करेंगे कि अगर आप पेपर को सेट करते वक्त आपके लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि आप स्टूडेंट का नॉलेज चेक करना चाहते हैं, तो आपके क्वेश्चंस में किस टाइप के वर्ड्स का से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए, जो ये तय करेगा कि आप यहाँ पे बच्चे का नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं। तो आपके क्वेश्चंस में जो मेन हेडिंग्स होंगी या मेन फ्रेजेस आप यूज़ करेंगे, नंबर 1 डिफ़ाइन समथिंग, जो भी आप बच्चे से पूछना चाह रहे हैं, जैसे डिफ़ाइन द सेट की तारीफ़ करें, आइडेंटिफाई, लेबल, मैच, नेम सम थिंग्स, कुछ भी चीज़ों के आप नेम लिखवा सकते हैं। आउटलाइन, कोई भी टॉपिक दे के आप उसकी आउटलाइंस पूछ सकते हैं। सिलेक्ट, स्टेट, रीऑर्गेनाइज, लिस्ट। रीऑर्गेनाइज में पहले से दिए गई चीज़ों को आपने जो है वो रीअरेंज करना होता है। तो ये वो कुछ टर्म्स हैं जो आप अपने पेपर में यूज़ करेंगे, जिसके पीछे आपका पर्पस क्या होगा कि आप बच्चे का नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में कितना पता है, वो इन चीज़ों को किसकी शनाख्त कर सका है। सेकंड 1, जब आप बच्चे की एप्लीकेशन चेक करना चाह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना माहिर हो गया है या उसकी कितनी एबिलिटी इन्हांस हो गई है, तो वहाँ आप जिस टाइप की फ्रेजेस का यूज़ करेंगे वो कंप्यूट, डिमॉन्स्ट्रेट, मॉडिफाई, चेंज, फाइंड, कैलकुलेट, प्रिपेयर, प्रोड्यूस, सॉल्व, यूज़, शो, इस्टेब्लिश, अप्लाई, इस टाइप की टर्म्स को यूज़ करते हुए आप जिन क्वेश्चंस को पेपर का पार्ट बनाएंगे, तो ये इस चीज़ का इंडिकेट है कि आप बच्चे को एक एप्लीकेशन दे रहे हैं जिसमें उसने अपने जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन आपको देगा। सेकंड 1, पर्पस टू बी यूज्ड ड्यूरिंग, यानी आपने यहाँ पे अब हम लिस्ट ऑफ फ्रेज टू बी यूज ड्यूरिंग क्वेश्चन पेपर सेटिंग, जब हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में हमारे क्वेश्चंस का टाइप कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नंबर 1 ट्रांसलेट है, इंटरप्रेट है, एक्स्ट्रापोलेट है। उसमें हमारे क्वेश्चंस की टर्म्स जो हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए। डिफाइन इन ऑन वर्ड्स, डिस्टिंग्विश, स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल्स, प्रिडिक्ट, वेरीफाई, क्लासीफाई, रिप्रेजेंट, रीअरेंज, convert, compare, explain in on words, infer, manipulate, discriminate and construct, reorder। यानी ये हमारे वो कुछ टर्म्स हैं जो हमारे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए हमें पेपर में क्वेश्चन देते वक्त हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या हमारे क्वेश्चंस की टर्म्स ऐसी होनी चाहिए, उनका जो लेवल है क्वेश्चंस की क्रिएशन है, स्टेटमेंट इनसे मिलती जुलती होनी चाहिए। देन हमारा बच्चा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, लर्निंग उसकी कितनी हुई है, उसको हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। सेकंड 1 वो फ्रेजेस हैं क्वेश्चन पेपर में जो बच्चे की स्किल को चेक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। स्किल में अब हमारे बच्चे के अंदर सीखने के बाद किस टाइप की स्किल्स को हमें एनालिसिस करना होता है। स्केचिंग, ड्राइंग, कंप्यूटिंग, रीडिंग, टेबल एंड डायग्राम। तो उसके लिए जो फ्रेजेस यूज़ होंगी वो स्केच, ड्रा पिक्चर या कोई ग्राफ, कंपेयर, फाइंड, कैलकुलेट, रीड चार्ट, यूज़ चार्ट या ग्राफ। यानी ये टर्म्स हमारे क्वेश्चन पे में यूज़ होनी चाहिए और इसके पीछे हमारा पर्पस क्या होगा कि लर्निंग के बाद हमारे बच्चे की जो स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हम चेक करना चाह रहे हैं। सेकंड 1 वो फ्रेजेस हैं जो क्वेश्चन पेपर में बच्चे की थिंकिंग को चेक करने के लिए दी जाती हैं। थिंकिंग के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एनालिसिस कर पाए बच्चा, प्रोड्यूस करे, सिंथेसिस, जज, एवेल्यूएट एंड सॉल्व। इन चीज़ों को चेक करने के लिए जो फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं वो डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, इलिस्ट्रेट, आउटलाइन, फाइंड, रिलेशनशिप, रिव्यू, कैटेगराइज,
डिज़ाइन, ऑर्गेनाइज, फॉर्मुलेट, रिकंस्ट्रक्ट, राइट अ थीम, अप्रेस, क्रिटिसाइज, जस्टिफाई, इन्फेयर एंड प्रिडिक्ट। यानी ये वो फ्रेजेज़ हैं जो हमारे बच्चे की थिंकिंग को चेक करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। इसमें आपने देखा होगा कि 2 से 4 वो बच्चे की जो नॉलेज को चेक करने के लिए हमने फ्रेजेज़ यूज़ की हैं, वो यहाँ रिवाइज़ हुई हैं। उसकी थिंकिंग को चेक करने के लिए भी वो दी जा सकती हैं। पेपर फॉर्मेट के ऊपर बात करूँगी कि जिस पेज पे आप अपना पेपर सेट करना चाह रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसा होगा। उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये एक सैम्पल मैंने फॉर्मेट आपको लगाया है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको सेट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि टॉप पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने कैंपस का नेम लिखेंगे। फिर असेसमेंट कौन सी हो रही है, वो मंथली असेसमेंट है, वीकली असेसमेंट है, डेली बेस असेसमेंट है, या कि आपकी टर्म्स असेसमेंट हैं, या फिर आपके एनुअल असेसमेंट हैं। और उसके साथ सेशन आ जाएगा, फिर क्लास, सब्जेक्ट एंड डेट। इसको अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पेपर आपको हाईलाइट करूं तो उसमें ये आप देख रहे हैं कि इसके सबसे पहले हमने टॉप पे लिखा है पाकिस्तान इंटरनल एग्जामिनेशन सिस्टम, उसके बाद स्टूडेंट नेम, क्लस्टर या क्लास, उसके बाद उसका टाइम, पेपर का कितना होगा, कैंपस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़ाहिर बात है डिफरेंट कैंपसेस होते हैं। सो कैंपस को ज़रूर हाईलाइट करें ताकि जब हेड ऑफिस में पेपर आए तो 2-3 कैंपसेस के पेपर को डिफरेंस करना आसान हो। उसके बाद उसका सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स और उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो टॉप पे उसका हम स्केच। उसके बाद हम जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उनमें क्वेश्चंस हमारे जितने, जैसे आपको बोला सब्जेक्टिव पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव में हमारा हम जो क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं आप दे सकते हैं, एमसीक्यूज दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, आप ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, मैचिंग कॉलम दे सकते हैं, उसके अलावा आप डायग्राम दे सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो हैं वो आपके पहले क्वेश्चन के पोर्शंस बनेंगे, सब टॉपिक्स बनेंगे। जैसे कि आप पहली स्लाइड में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 फिर उसके ABC पार्ट्स आगे आ रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी आप जितने पोर्शंस में देना चाह रहे हैं, आप एक ही उसका A पार्ट बनाना चाह रहे हैं और उसके आगे सब जुज 1 2 3 4 5 लगाना चाह रहे हैं, या आप ABCD तो उसके 3 जुज और तीनों जुज में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड वन पार्ट आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका मेन जो क्वेश्चन होता है वो ये कि मुंदरजा झैल दिए गए सवालात में से कोई से 3 सवाल हल करें, 4 करें। वहाँ चूँकि आपने ऑप्शन देना होता है और फिर हर क्वेश्चन के सब जुज बनते हैं। जैसे आप बोर्ड का पेपर देखें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन 2 जुज पे मुश्तमिल होता है। यही तरीकाकार आपके बोर्ड पैक पैटर्न में भी होता है, बट पैफ या आपकी जो एनुअल असेसमेंट है उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं देते, उसमें हम सिंगल जुज के साथ क्वेश्चन दे रहे होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है इंशाइया तर्ज, उसमें आप आगे आपके सब जुज जो होते हैं 1 2 3 4 उसका हम अलिफ और बे पार्ट नहीं बनाते। सो ये 3 तरह से पेपर डिज़ाइन होता है। आपके एनुअल और आपके क्लास के तौर पे आप सिंगल जुज रखेंगे, जबकि आपका पैक और बोर्ड जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को 2 जुज यानी अलिफ और बे पे मुश्तमिल दोनों जुज को करेगा बच्चा, तो उसका एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होगा। क्वालिटी एंड लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो आपके जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, और फिर पेपर की लेंथ टाइम के साथ अटैच हो। ऐसा ना हो कि टाइम कम और पेपर ज़्यादा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेपर का टाइम ज़्यादा दिया गया हो और उसके अंदर दिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो कम हों। कीप द टाइम इन माइंड व्हाइल सेटिंग क्वेश्चन पेपर, वही बात जो मैंने अभी आपसे शेयर की कि ना टाइम ओवर होना चाहिए और ना ही टाइम कम होना चाहिए बच्चे के पास, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन सेट करने चाहिए। सेट द पेपर इन सच अ वे दैट द एवरेज स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट द पेपर एफर्टलेसली, यानी आपका पेपर इस तरीके से होना चाहिए कि ना तो उसमें जो है आपका एवरेज स्टूडेंट उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, आपका जो हाई अचीवर है उसके लिए 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो चैलेंजिंग साबित हों, जबकि आपका जो लोएस्ट वन स्टूडेंट है उसके लिए पेपर में पासिंग मार्जिन मौजूद हो। यानी पेपर ना इतना हाई क्वालिटी का होना चाहिए कि आपके लोएस्ट स्टूडेंट्स के पास पासिंग क्राइटेरिया ख़त्म हो जाए, ना इतना आपने लोएस्ट सेट करना है कि आपके हाई अचीवर्स जो हैं उनमें आपको डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए।
सो आपके जो 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो चैलेंजिंग क्वेश्चन्स होते हैं, वही क्वेश्चन तय करते हैं कि आपके 90, 80 और यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस जो होती हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे बनती हैं। थर्ड वन, पेपर शुड नाइदर बी टू डिफ़िकल्ट और नॉट टू ईजी फॉर द स्टूडेंट टू आंसर। लेट द लैंग्वेज बी चाइल्ड फ्रेंडली, यानी बच्चे के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए। क्वेश्चंस जो हैं वो उन पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तेज़ी से हो, ऐसा ना हो क्वेश्चन समझने नहीं बच्चे को घंटा लग जाए। मोस्ट क्वेश्चंस कुड बी ओपन नीडेड एंड अ वैरायटी ऑफ आंसर्स कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए जिन पे बच्चा खुल के अपने ख्यालात का इजहार कर सके। द क्वेश्चन पेपर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज देयर कॉम्पिटेंसी रदर देन देयर कॉन्टेक्ट नॉलेज, यानी ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए जिनका जवाब बुक के अलावा बच्चा अपने अल्फाज में ना दे सके। चंद क्वेश्चन ऐसे भी पेपर का हिस्सा होने चाहिए जहां बच्चा खुलकर अपने ख्यालात, अपनी लर्निंग और अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो ऐड कर सके। मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी शोन इन द क्वेश्चन पेपर। मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी शोन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में हर एक सवाल पे कितने मार्क्स दिए गए हैं वो शो होने चाहिए। नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंट चीज़ें, नो रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन पेपर एंड फ्रॉम टेस्ट पेपर टू टेस्ट पेपर। द एरिया टेस्टेड कैन बी द सेम बट द क्वेश्चन मस्ट बी फ्रेम्ड डिफरेंटली, यानी एक ही सवाल बार बार रिवाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप एक टेस्ट सीरियस बना रहे हैं तो वहाँ भी आपका पेपर टू पेपर भी आपका क्वेश्चन रिवाइज नहीं होना चाहिए, और सीरियस अगर टेस्ट सीरियस बना रहे हैं तो वहाँ भी किसी टेस्ट में कोई सवाल रिवाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बार बार एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में आपको वैरायटी क्रिएट करनी है, यानी आप अपने अल्फाज का चुनाव इस तरह से करेंगे कि बच्चा हर बार जो है वो उसे नई चीज़ देखने को मिले। If questions from the previous year papers are being sourced, they need to be reframed suitably। अगर आप पुराने पेपर को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ भी उन क्वेश्चंस को आपको रीफ्रेम करना चाहिए, यानी आप उनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, आप उनकी वर्ड वोकेबलरी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो पेपर फिर से जब बच्चे के सामने आएगा तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं जाएगा कि ये तो पुराना पेपर है। नो मार्क शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर और इन्फॉर्म टू चिल्ड्रन। मार्किंग स्कीम इज़ बैलेंस्ड, आपकी मार्किंग स्कीम जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। टाइपोग्राफी एंड फॉर्मेट इज़ चाइल्ड फ्रेंडली, यानी जो आप पेपर टाइप करते हैं उसका जो फॉर्मेट है वो स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होना चाहिए। स्टूडेंट एज लेवल बड़ा मैटर करता है। अगर आप नर्सरी प्रेप का पेपर बना रहे हैं तो वहाँ आपको 16 to 18 के फ़ॉन्ट को यूटिलाइज़ करना चाहिए, वो सूटेबल फ़ॉन्ट होता है आपके बच्चे को पेपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके बाद 1 को भी इसी कैटेगरी में लेना चाहिए। 2 to जो 4th क्लास तक आपका पेपर फ़ॉन्ट 14 होना चाहिए, वो रीज़नेबल फ़ॉन्ट है, आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर होती है। उससे ऑनवर्ड आप 12 to 10 फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके बच्चे जो हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं, छोटी राइटिंग को अच्छे से रीडेबल होती है फिर उनके लिए। लेकिन छोटे बच्चों के लिए 12 या 10 का फ़ॉन्ट जो है वो रीडेबल नहीं होता। सो वहाँ पे आपका जो टाइपोग्राफी एंड फॉर्मेट है, फ़ॉन्ट है, वो बिल्कुल स्टूडेंट एज के इक्वल होना चाहिए। लैंग्वेज यूज्ड इन चाइल्ड फ्रेंडली, यानी आपने जो पेपर में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चे बड़े ही जिनसे फेमिलियर हों, जो पहले से आपने बच्चे को सिखाए हुए हों, उन्हीं का यूज़ करें। डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज़ सूटेबल, यानी पेपर को बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं बनाना, बहुत इजी भी नहीं बनाना। पहले भी मैं आपसे ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपसे शेयर किए हैं कि पेपर बनाते वक्त इनको आपने माइंड में रखना है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस या फीडबैक फॉर द स्टूडेंट फॉर सेल्फ अप्रेजल, यानी स्टूडेंट्स का जो पोस्ट टेस्ट है उसका एनालिसिस ज़रूर करें, उसका फ़ीडबैक अपने पास सेव ज़रूर करें। ये टीचर के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, जिससे टीचर की अपनी जो वर्किंग है उसमें निखार आता है। नंबर 1, सूटेबल फॉलो अप वर्क, द टीचर्स शुड गाइड द स्टूडेंट टू एनालिसिस देयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज व्हाइल रिटर्निंग द correctness answer scripts and have an informal discussions with them as to how the weaknesses can be addressed.
यानी जब आप पेपर बच्चे को वापस करते हैं तो फिर उसके वीक एरियाज़ को हाईलाइट करें और फिर उन्हें साथ ये भी गाइड करें कि वो अपनी वीकनेसेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं और कैसे उसको कम कर सकते हैं। द स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू राइट अ brief goal statement for themselves for the teacher to improve instructional strategies, understand the effectiveness of teaching learning, यानी बच्चे के उन वीक एरियाज से टीचर्स अपने लिए इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग्स जो है वो देख सकती है कि जो उसने समझाया बच्चे को वो कितना इफेक्टिव था, उसकी बच्चे को कितनी समझ आई है। अंडरस्टैंड एंड ब्रिज द गैप इन कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, यानी सीखने और सिखाने वाले के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप रह गया है, आप पोस्ट टेस्ट से उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं और उसको फिर ओवरकम कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स एंड अडॉप्ट सूटेबल रेमिडेशंस मेयर्स फॉर द सेम, यानी उन्हीं चीज़ों को फिर अगेन सिखाने के लिए आप अपनी मेथोडोलॉजीज चेंज कर सकते हैं, आप अपने जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट अपनी टीचिंग में ला सकते हैं। सेकंड जो हमने चीज़ शेयर की थी स्टार्ट पे ही कि पेपर बनाने के साथ साथ पेपर अटेम्पटेशन साइकी भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिस बच्चे को पेपर जिसके लिए इतनी मेहनत से पेपर बना रहे हैं वो बच्चा पेपर में बैठे और उसे यही ना पता हो कि उसने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो हमारी तमाम मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है और उसके हम अपनी लर्निंग आउटकम्स को अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाते। सो जहाँ अच्छा पेपर बनाना सीखना ज़रूरी है, उसके साथ साथ अपने लर्नर को ये सिखाना भी ज़रूरी है कि उसने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। उसमें सबसे पहले अपने बच्चे को तैयार करना है कि वो गेट सेट, गेट रेडी, गेट सेट, गेट स्टार्टेड विद टाइम मैनेजमेंट, यानी ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हाउ टू अटैम्प्ट MCQs, हाउ टू अटैम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, हाउ टू अटैम्प्ट ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट यू आर गेटिंग, यानी सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि उसे पेपर से पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उसको पेपर किस टाइप का आएगा। जिस पेपर को वो देने जा रहा है वो MCQs बेस होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद बच्चे को सिखाएं कि उसने क्रेमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, उसने चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। सेट अप योर स्टडी शेड्यूल टू रिव्यू एवरीथिंग वेल अ डे बिफोर, जैसे कि हम QAT डेज़ में अपने बच्चे को एक होम टाइम टेबल सेट करवाते हैं, वैसे तो वो होम टाइम टेबल होल लाइफ के लिए होना चाहिए, बट आप अपने बच्चे की रूटीन बना दें कि उसे अपने पेपर को रिवाइज़ करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना सिखाएं। उस पेपर की अहमियत और अफादियत को सामने रखते हुए उस पेपर की जो मेन की एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को उसके रिवीजन का शेड्यूल सेट करवाएं। यूज़ प्लानर टू कीप ऑन ट्रैक, उसको एक प्लानर दें कि उसने कैसे कैसे अपनी स्टडी को रिवाइज़ करना है, यूनिट नंबर 1 पढ़ना है, टेस्ट देना है, सेल्फ टेस्ट करना है, उसकी रीचेकिंग करनी है, अपने वीक एरियाज़ को रिकवर करना है। देन सेकंड यूनिट यानी पेपर स्कीम, मार्किंग स्कीम, कौन से यूनिट में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, किस यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा कम, उस हिसाब से अपने बच्चे को प्लानर दें कि उसने इस यूनिट को कितने टाइम रिवाइज़ करना है, इस यूनिट को कितना टाइम रिवाइजिंग के लिए देना है। यानी एक यूनिट है जिसमें सिर्फ 1 नंबर का MCQs आना है और ये चीज़ अगर बच्चे को पता नहीं है तो वो अपने उसी यूनिट के ऊपर 2-3 घंटे रिवीजन में वेस्ट कर लेता है, तो फिर उसके पेपर अटेम्पटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी वो अपने बहुत से मेजर एरियाज़ को छोड़ देगा। जब पेपर उसके ऑपोजिट उसके सामने आएगा तो फिर वो जो है वो नर्वस होगा और यूँ उसके पेपर में अच्छे मार्क्स आने चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। राइट आउट लाइकली द टेस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर देम्स, यानी अपने खुद ही टेस्ट ले और उनके आंसर्स को चेक करें। गेट इनफ रेस्ट ऑन नाइट बिफोर, यानी टेस्ट से 1 दिन पहले उसे रेस्ट की भी ज़रूरत है, यूँ ना सारी रात पढ़े और फिर पेपर टाइम में बैठ के सोए या प्रॉपर फ्रेश ना हो तो वो अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट ना कर सके। कंफर्टेबल क्लॉथ, यानी टेस्ट देने गया बच्चा अपने आप को ईजी ड्रेसिंग में लेके जाए, अपनी ड्रेसिंग का ख़ास ख्याल रखे। वो बहुत बच्चियाँ जैसे पेपर देने जाएं तो वो फ्रॉक, लहंगे इस तरह की ड्रेसिंग ना करके जाएं, बल्कि सिंपल और सादा ड्रेस पहन के जाएं जिसमें वो कंफर्टेबल रहें और सीज़न के हिसाब से ड्रेस करके जाएं। अगर गर्मी है तो लॉन का और अगर सर्दी है तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने आप को प्रॉपर कवर करके जाएं। हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो 2 घंटे के बाद आप ज़हनी तौर पे जो है वो मफलूज हो जाते हैं, आपकी सीखने सिखाने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपका बच्चा पेपर में बग़ैर ब्रेकफास्ट के गया है तो आप ख़ुद सोच लें कि पेपर जो 3 आवर्स का है
अब उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सुबह 6-7 से 8 बजे के दरमियान में जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, अब 8 बजे जाके पेपर शुरू हुआ है, 1 घंटा पहला उसका गुजर गया, और पहला घंटा तो वो प्रॉपर काम कर सकता है, लेकिन लास्ट के 2 आवर्स जो हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्रेकफास्ट। सो अपने बच्चे को हैबिचुअल करें कि वो रूटीन में भी ब्रेकफास्ट करे, लेकिन जब इस तरह से कोई स्पेशल टास्क पे हो तो फिर तो बिल्कुल भी अपना ब्रेकफास्ट जो है वो उसको मिस नहीं करे। टेक ऑल नेसेसरी टूल्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, मार्कर एंड ज्योमेट्रिकल बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें अपने साथ लेके जाए, पेपर में बैठ के नहीं मांगे। अपनी रोल नंबर स्लिप अपने साथ लेके जाए, बिल्कुल पुरसकून रहे और कॉन्फिडेंट रहे। डू नॉट बोरो थिंग्स, आइटम्स, इट क्रिएट स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंस। क्लास में पेपर देते वक्त चीज़ें एक दूसरे से ना मांगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पहले ही अपने साथ रखें। डू नॉट यूज़ स्कॉच टेप, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डू नॉट गेट पैनिक, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एज सुन एज यू गेट द पेपर। ओवर कॉन्फिडेंट से मुराद, कुछ बच्चे पेपर देखते हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, ये तो सारे मुझे आते हैं, और फिर जो पेपर स्कीम आपने उसे सिखाई होती है वो उसके ऑपोजिट वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। सो अपने बच्चे को हमेशा सिखाएं कि वो बैलेंस कॉन्फिडेंट रहे। ओवर कॉन्फिडेंसी भी जो होती है वो बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित होती है। सो उसके बाद क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होके ही जो उसे सिखाया गया होता है कि पेपर में सबसे पहले आपने पेपर को रीड करना है, पूरे पेपर को रीड करने के बाद इजी क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। सो जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो वो जो चीज़ सामने आती है उसी को सॉल्व करना शुरू कर देता है और जल्दबाजी में गलत फ़ैसले करता है जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ता है। सो उसे बाकायदा से हैबिचुअल करें कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपने अपनी चीज़ों को प्रॉपर जिस तरीके से आपको टाइम स्कीम सिखाई गई है उसी तरीके से उसको करना है। टिप्स मज़ीद कुछ, व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड यू एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस। जब आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी करके जाते हैं तो फिर आपको स्ट्रेस कम से कम होता है। व्हेन यू गेट द पेपर फिल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन आंसर शीट, यानी अपने बच्चे को सिखाएं कि जब उसे पेपर मिले तो वो सबसे पहले पेपर पे जो रिक्वायर्ड आंसर शीट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे रोल नंबर, उसका नेम या दीगर जो भी पेपर सब्जेक्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ों को जो है वो बच्चा साथ साथ जो है वो रेडी करें। उसके साथ द फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हें एहतियात से पढ़े। देन स्कीम द पेपर टू मेक श्योर यू हैव इट ऑल, जो पेपर की स्कीम है मेक श्योर यू हैव इट ऑल। हाईलाइट द कीवर्ड्स लाइक सॉल्व, कंपेयर, एक्सपांड, फैक्टराइज, एवेल्यूएट, यानी पेपर के कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। देन अपनी जो पेपर स्कीम उसे सिखाई गई है कि रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस टाइप उसकी कौन कौन सी हैं और उस पर टाइम रिक्वायरमेंट कितना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो MCQs है 15 मार्क्स के हैं, जिसका अलॉटेड टाइम 20 मिनट ऑलमोस्ट होता है। टेक 1 मिनट फॉर ईच। उसके बाद 5 मिनट जो होते हैं वो एडिशनल इसलिए दिए गए होते हैं कि अगर कोई MCQs जिसे सोल्यूशन रिक्वायर्ड है स्पेशली मैथ में तो वो उसको अलग से सॉल्व करके देन उसका आंसर यहाँ लगाए, या अगर कोई क्वेश्चन उसको मुश्किल लग रहा है जिस पे उसे माइंड को सर्चिंग पे डालना पड़ रहा है, देन वो 5 मिनट जो हैं वो उसके लिए होते हैं। इससे ज़्यादा टाइम वो अपने MCQs पे वेस्ट मत करें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जब 2 आवर्स का पेपर है, 2 आवर्स 40 मिनट जो पेपर के बाकी रह गए हैं, 3 आवर्स पेपर में से 20 मिनट MCQs के लिए चले गए हैं, उसका जो 2 आवर्स 40 मिनट में से 160 मिनट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन। टेक 10 to 15 मिनट टू रीड पेपर, यानी कितना टाइम वो पेपर को पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट जो हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए ले। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस जो हैं वो 15 मिनट में एक सवाल, 3 क्वेश्चन लॉन्ग करने होते हैं तो उसको रिक्वायर होता है आपके 45 मिनट। 15 मिनट पर क्वेश्चन आपके होंगे। यू हैव 20 to 30 मिनट टू चेक एंड मैनेज टाइम फॉर टॉट वंस, यानी जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग रहे हैं 20-25 मिनट यूँ आपके पेपर तकसीम से बचते हैं जिसमें कि आप अपने मुश्किल क्वेश्चन, और ये चीज़ अपने बच्चे को सिखानी है कि अगर उसका जैसे उसे बोला पहले MCQs करे तो MCQs में 1-2 MCQs के आंसर्स उसे नहीं आ रहे तो अब वो कहे कि मैंने जी अपने पूरे 20 मिनट यहीं पे यूज़ करके आगे जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसे अपना वो टाइम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देना चाहिए, और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे बोला गया कि 10 to 15 मिनट उसके पास बचते हैं पेपर को रीड करने के लिए, तो वो वहाँ
उस टाइम को ऐड कर दें। अब जब वो शॉर्ट क्वेश्चन जो उससे पहले आते हैं, जो मुश्किल वाले हैं, उसको छोड़ के आगे निकले, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। यूँ मजमूई तौर पे लास्ट पे उसके पास 25 to 30 मिनट सेव हो जाएंगे, जिसमें वो अपने, एक तो ये कि जब शॉर्ट लॉन्ग करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं कि जो उसे मरूज़ी सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं, या अगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ उसे हेल्प में नहीं भी देती, देन भी जो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के छोड़ देते हैं, हम अपने अगले काम करने लग जाते हैं। तो उस टाइम में हमारा जो माइंड है वो बेसिकली एक कंप्यूटर है जिसका सॉफ्टवेयर वर्किंग पे लग जाता है। वो रिकॉल करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ हमने कब और कहाँ कैसे पढ़ी थी। तो बहुत 95% चांसेस होते हैं कि जब तक आपने अगला सारा काम करना है तब तक दिमाग जो है वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच चुका होता है। देन हमें उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना इजी हो जाता है, और अगर हमारे क्वेश्चंस 100% ठीक ना भी हों तो बहुत करीब उनके आंसर्स के हम पहुंच जाते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आप अपने अगले पोर्शंस की तरफ बढ़ेंगे, और यूँ लास्ट में अपने सेव टाइम में एक तो अपने पेंडिंग काम को कवर करेंगे, और लास्ट में 5 मिनट अपने फुल पेपर को रीड आउट करेंगे, ताकि उसमें आप देख सकेंगे किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी बाकी नहीं रह गई। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और इसको देखने के बाद आप एक अच्छे पेपर सेटर और अपने बच्चे को एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। थैंक यू।